नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे। प्यारे दोस्तों, ये रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक रिवीजन है जो 2018 से 2022 तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं आविष्कार से प्रश्न है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पिछले ईयर पूछे गए सभी रेलवे के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इसका रिवीजन आप 2 से 3 बार जरूर करके जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर पढ़े हैं, यूट्यूब पर पहली बार परीक्षा से पहले परीक्षा 100% सटीक प्रश्नों का संग्रह है ये। तो विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ इसका रिवीजन करके जाइए। ये हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाए हैं। देखिएगा, हर ईयर में पूछा हुआ प्रश्न, हर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इसका आप लोग रिवीजन 2 से 3 बार जरूर करके जाइए, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी से 2 से 3 प्रश्न पूछता है हमारे पेपर में। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये आखिरी सीरीज है, चौथा सीरीज, 4 सीरीज है इसमें। तो पहले सीरीज से स्टार्ट करते हैं हम लोग चौथे सीरीज में कि स्पेस आधारित आगमेंटेशन सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? स्पेस आधारित आगमेंटेशन सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो स्पेस में आधारित आगमेंटेशन सेंटेंस में से इनसेट है, गगन है, जीसैट है, सरल है। इसमें से कौन सा सिस्टम है? तो इसमें से गगन जो सिस्टम, वही ऑप्शन नंबर बी, गगन। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल रेडियम का आविष्कार किया था। आप लोगों को पता है कि ये डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। रेडियो एक्सरे डायनामाइट सौर प्रणाली, तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इसमें से कौन सा कथन गलत है? मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इसमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें से F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधों में वंशानुगत हुए थे। बी नंबर है कि द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। मेंडल में विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों लंबे बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया। उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, जिसके उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए, और परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि झुर्रीदार और लंबे बौने उद्योग मटर के कई पौधों का उपयोग किए थे मेंडल ने। अगला प्रश्न है कि एक धूमकेतु का पिछला हिस्सा किस दिशा में इशारा करता है? एक धूमकेतु का पिछला हिस्सा किस दिशा में इशारा करता है? तो एक धूमकेतु का पिछला हिस्सा सूर्य से दूरी पर, सूर्य की ओर, पृथ्वी से दूर, पृथ्वी की ओर, किसमें इशारा करता है? तो इशारा करता है सूर्य से दूर, सूर्य से दूर की तरफ इशारा करता है पिछला हिस्सा। अगला प्रश्न है कि प्लूटो के चाँद का क्या नाम है? प्लूटो के चाँद का क्या नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्लूटो के चाँद का नाम चारोन है, चारोन, ऑप्शन नंबर ए, चारोन। प्लूटो के चाँद का नाम चारोन है। प्लूटो के चाँद का नाम चारोन है। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोसैट भारत का पहला है। एस्ट्रोसैट भारत का पहला क्या है? अवीक्षण उपग्रह, सुदूर संवेद उपग्रह, अंतरिक्ष वेधशाला, संचार उपग्रह। इसमें से क्या है? एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला है, ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह को किस
नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, लाल ग्रह, ब्लू प्लेन। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी, लाल ग्रह। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था अंतरिक्ष में यूरी गागरी। यूरी गागरी जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? रोहिणी, मंगलयान, आर्यभट्ट, एप्पल। तो पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो है एप्पल। एप्पल पहला भारतीय संचार उपग्रह है। ये सभी पूछे हुए प्रश्न है। देखो तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये पूछा हुआ प्रश्न, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला आरआरबी एलपी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, नहीं तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, विश्वास नहीं है तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? रासायनिक विज्ञान की नींव रखी तो कौन से थे? डेमोक्रिटस, अर्नस्ट रदरफोर्ड, जोसेफ एल प्राउस्ट, एंटोनी एल लाइबोइसियर। यही थे, एंटोनी एल लाइबोइसियर। रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, एंटोनी एल लाबोइसियर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि क्षय टीबी के लिए मुख्य रूप से कौन सा टीका इस्तेमाल किया जाता है? क्षय रोग के लिए मुख्य रूप से कौन सा टीका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए बीसीजी का टीका इस्तेमाल किया जाता है, डीपीटी का नहीं। वेरिसेल्ला एचआईवी नहीं, बीसीजी का टीका क्षय रोग के लिए किया जाता है इस्तेमाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुइपर बेल्ट निकाय की जांच है? कुइपर बेल्ट निकाय की जांच निम्नलिखित में से कौन सा है? यात्री 1, वैन एलेन जांच, अग्रणी 11, नया क्षितिज। इसमें से कौन सा है? तो इसमें से नया क्षितिज कुइपर बेल्ट नियम की जांच है, नया क्षितिज। अगला प्रश्न है तारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के अपवर्तनांक लगातार बदलते रहते हैं, परिणाम स्वरूप तारों के चित्र की स्थिति समय के साथ बदलती है। यही बात सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब हम लोग के पृथ्वी का वायुमंडल अपना अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, उसी कारण तारे के चित्र भी हर समय हम लोग को असमान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पिको उपग्रह है, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला पिको उपग्रह है इनसेट स्टडसैट जीसैट 4 अनुसैट। तो भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो स्टेटसेंट ही भारत का पहला पिको उपग्रह। अगला प्रश्न, मैक ओएस किसके द्वारा पेश किया गया था? मैक ओएस किसके द्वारा पेश किया गया था? आईबीएम के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोमैक्स के द्वारा, एप्पल के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा मैक ओएस पेश किया गया था? तो मैक ओएस एप्पल कंपनी के द्वारा पेश किया गया था, मतलब लाया गया था। अगला प्रश्न है कि आईपी एड्रेस की बिंदीदार दशमलव स्वरूप में हर समूह को क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेस की बिंदीदार दशमलव स्वरूप में हर समूह को क्या कहा जाता है? सबनेट, ऑक्टेट, सबसेट, आईपी सेट। इसमें से क्या कहा जाता है आईपी एड्रेस की बिंदीदार दशमलव स्वरूप के हर समूह को?
तो ऑक्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पोस्ट आईडी और स्कॉच टेप के विकास के साथ कौन सा कंपनी संबंध है? पोस्ट आईडी और स्कॉच टेप के विकास के साथ कौन सा कंपनी संबंध है? जॉनसन एंड जॉनसन, 3M, यूनिलीवर, अमेजन। इसमें से कौन सा कंपनी है पोस्ट आईडी एवं स्कॉच टेप के साथ? तो इसमें 3M ही पोस्ट आईडी एवं स्कॉच टेप के साथ विकसित कंपनी है, संबंध है। अगला प्रश्न में एक जनित जनरेटर बदलता है, क्या बदलता है? एक जनित जनरेटर क्या बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक जनित जनरेटर क्या बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यही तो, जनित जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित जनरेटर बदलता है। अगला प्रश्न, वह कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सा है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा इसमें से? जिसको स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है वह है एनालॉग है। एनालॉग को स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन पर आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिए, किस ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। इससे लगभग 2-3 सवाल बच जाते हैं, बच्चों का आता हुआ प्रश्न छूट जाता है। अगर प्रश्न दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्यारे दोस्तों, हम लोग को आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आवाज़ कम हो तो प्लीज़ आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हम लोगों का है कि महावारी 9 एक जापानी उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है? मौसम उपग्रह, संचार उपग्रह, पथ प्रदर्शन उपग्रह, भूमि उपग्रह। हिमावारी 9 एक जापानी उपग्रह कौन सा है? तो एक मौसम उपग्रह। हिमावारी 9 जापानी मौसम उपग्रह है। आज का लास्ट है ऑप्शन नंबर ए, मौसम उपग्रह। हिमावारी 9 जापानी मौसम उपग्रह है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हम लोगों का आज का लास्ट और इस सीरीज का लास्ट सवाल। 80 प्रश्न दिए हैं, इसको आप लोग रिवीजन करके जाइए एक से दो बार अपने चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज पे। और प्यारे दोस्तों देखिएगा, इसमें से आप लोगों का जरूर प्रश्न फंसेगा। 2 से 3 प्रश्न आता है और उसमें से आप लोगों का जरूर फंसेगा। विश्वास करके एक बार देखिए, इसको अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइए। जो याद नहीं हो रहा है उसको कॉपी पर लिख लीजिए। थैंक यू।